अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, मुल्तान का मकामी आम भी इस वक्त मार्केट में आ गया है। आम लेकिन इस दफ़ा आम लोगों की दस्तरस में तो है, लेकिन कुछ महंगा है और इस महंगा होने की वजह है आम की कम पैदावार। और आम की कम पैदावार क्यों हुई है? एक तो गैर मुवाफ़िक मौसम और उसके साथ साथ फ्रूट फ्लाई और फ्रूट बोरर जो बीमारियां हैं उसकी वजह से आम की पैदावार को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी वजह से कम पैदावार तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ उसका प्राइस पे इफ़ेक्ट तो आना ही है। इस सब मौज़ूआत पे हम बात करेंगे आज इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद तारिक मलिक साहब, जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं मुल्तान मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और हमें नौजवान प्रोग्रेसिव ग्रोअर और एक्सपोर्टर हैं मुल्तान से अली हैदर गिलानी आम के हवाले से। उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तारिक मलिक साहब से बात करते हैं। तारिक साहब, आप एक सीनियर प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, आम के साथ इस सीज़न में क्या हुआ है? सबसे पहले रिजवानी साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम एग्री बिज़नेस में मदऊ किया। इस साल जो आम के साथ हुआ है, यकीनन आपने पहले बात कह दी कि वह एनवायरमेंटल वेरिएबल्स जो हैं वो हमें फेस करना पड़े। आपको मालूम है कि इस साल जो सर्दी थी वो प्रोलॉन्ग कर गई, विंटर सीज़न प्रोलॉन्ग हो गया, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे सिंधड़ी और हमारी समर बिश वैरायटी जो है वो हिट हुई हैं। तो इसमें मतलब अगर हम टेक्निकली थोड़ी सी बात कर लें तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आम हमारे यहाँ पंजाब में ख़ास तौर पे आम का एक सीज़न होता है जिसमें पौधा डिसीजन लेता है कि मैंने अगले साल कौन सी वेजिटेटिव बर्ड्स निकालनी है और कौन सी फ्लोरल बर्ड्स निकालनी है। फ्लोरल बर्ड इंडक्शन के लिए जो ख़ास तौर पे उसके प्री रिक्विजिट्स होते हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। वो सबसे पहले ये होता है कि उसको वाटर स्ट्रेस चाहिए होता है। जैसा कि खाबिदगी में पौधा जाता है उसको हम वाटर स्ट्रेस देते हैं, तो वाटर स्ट्रेस का एक लिमिटेड पीरियड होता है कि वो कम से कम 25 से 50 दिन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो अगला रिक्वायरमेंट है वो है उसका फ़ोटो पीरियड कि रोशनी का दौरानिया जो है, साइंटिस्ट इस बात पे मुत्तफिक हैं कि कम से कम 10 घंटे जो है ना उसका फ़ोटो पीरियड होना चाहिए, रोशनी का दौरानिया होना चाहिए। जहाँ 10 घंटे सूरज की रोशनी ही नहीं पड़ती, वहाँ हम आम जिस पौधे पे नहीं पड़ती, हाँ जिस पौधे पे नहीं पड़ती वहाँ वो बर्ड्स इंडक्शन, फ्लोरल बर्ड इंडक्शन उसमें नहीं होगी। तो ये 10 से तकरीबन 14 घंटे चाहिए होता है, ये भी 20 से 35 दिन तक। तो इसी तरह नाइट्रोजन लेवल होता है पत्तों में, जब फ्लोरल बर्ड इंडक्शन हो रही है तो प्रीवियस क्रॉप लोड होता है। तो मिनिमम टेम्परेचर हमारे यहाँ बहुत बड़ा एज है कि हमें खाबिदगी के दौरान जो मिनिमम टेम्परेचर ये हमारे बहुत यानी पॉजिटिव पॉइंट है ये हमारे यहाँ पंजाब में। तो ये भी टेम्परेचर 9 सेल्सियस से जब कम जाता है तो फ्लोरल बर्ड इंडक्शन हो जाती है हमारी वेराइटीज़ में। तो ये भी कम से कम हमें 25 से 30 दिन चाहिए होता है। तो इस दफ़ा आपको मालूम है कि क्या हुआ, ये तमाम जितने मैंने आपको प्री रिक्विजिट्स बताएं ये उसको मीट नहीं किए उन्होंने। गो हमारे पास कोई स्पेसिफिक स्टडीज़ हर वेराइटी के अगेंस्ट नहीं है, ये मैंने बात की ये जनरली बात की है। तो इस पे हम काम करें कि हमें वेराइटीज़ के जो मैंने आपको बताई सिंधड़ी और समर बेच 64 जो हिट हुई हैं इसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं कि कौन सी ऐसे प्री रिक्विजिट्स हैं जो मीट नहीं कर पाए। अच्छा, सिर्फ ये 2 वैराइटीज़ क्योंकि अर्ली वैराइटीज़ हैं इस वजह से आप समझते हैं हिट हुई हैं या अट्रैक्ट करती हैं नहीं फ्लाई को और को? ये अली वेराइटीज़ नहीं, ये हम पंजाब में हमारे यहाँ सिंधरी जो है ये मिड सीजनल है और समर भी 64 भी मिड सीजनल है। हाँ जी, तो ये मिड सीजनल वेराइटी, अली वेराइटीज़ नहीं है हमारे। अच्छा, ये मिड सीजनल जो मुल्तान में तो खैर इसलिए कहते हैं कि मुल्तान में तो पहले आ जाती है। जी बिल्कुल, कहने का मकसद मेरा ये था। अर्ली वेराइटी तो टेक्निकली आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन मैं आम लोगों के हिसाब से कह रहा हूँ कि जो पहले फ्रूट आता है मैंगो में सबसे, ये जो वैराइटीज़ आती हैं तो ये 2 आती हैं मुल्तान की मकामी जी, ये 2 वैराइटीज़ आती हैं। और तो इन वैराइटीज़ पर ही क्यों, इसी वजह से कि पहले इन्होंने आना होता है? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स है ना, ये वेराइटीज़ उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकती। ये 2 वैराइटीज़ उन्होंने अट्रैक्ट किया इन बीमारियों। हाँ जी बिल्कुल। गिलानी साहब जी सर, आप क्या समझते हैं, पहले हम आपसे बात करें एज ए मैंगो ग्रोवर के तौर पे, एक्सपोर्टर के तौर पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात कर रहे हैं तारिक मलिक साहब, आप समझते हैं कि इस दफ़ा क्या इशू आया, ये मौसम या कुछ और मैनेजरियल इशू भी है, ऑपरेशन इशू भी है, फार्मर्स के एंड पर भी कोई इशू है? सर बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने मुझे प्रोग्राम अपने में मदऊ किया, एक बात करने का मौका दिया। एज अ ग्रोअर किसी हद तक मैं एग्री करता हूँ खान साहब से कि वो
कुछ ना कुछ सही जो हालात हैं वो इसी तरह से हैं। लेकिन सर मामला ये है कि अगर हम सिंध को देखें, क्योंकि मेरा पीछे एक्सपोर्ट का भी बैकग्राउंड है ग्रोअर होने के नाते, अब जब हम सिंध में जाते हैं वहाँ मामला हो सकता है क्लाइमेट चेंज ने इतना इफ़ेक्ट ना किया हो, लेकिन सिंध का जो ग्रोअर है, जो उसके अंदर जो ग्रोअर खुद बाग की देखभाल नहीं करता, उसने किसी व्यापारी आड़ती को दिया हुआ है वो संभालने वाला, वो हमारे से ज़्यादा एजुकेटेड है, उसको पता है, उसको मौसम का मुकाबला करना आता है अपनी क्रॉप बचाने के लिए, ठीक है सर, उसको पेस्ट कंट्रोल का पता है, उसको सारी चीज़ों का पता। असल में यहाँ हमारा पंजाब इस चीज़ में थोड़ा सा लैग कर रहा है, हम सब कुछ क्लाइमेट पर डाल रहे हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ सेटअप बहुत बड़ा है, मैंगो रिसर्च बोर्ड्स बने हैं, इंस्टीट्यूट बने हैं, एग्रीकल्चर एक अपना काम कर रहा है, और इस तरह के बहुत सारे लोकल इदारे भी हैं जो ये कर रहे हैं। सिंध में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसमें हम इसका जिम्मेदार किसको ठहराएं कि भाई क्या वजह है। अब देखें, चलें जी फसल कम हो गई, ठीक है, उस चीज़ पे हम एग्री हैं, ठीक है जी, कोई मसला। अब सिंधड़ी जो 25% आया है उसके अंदर से भी 15% जो है वो डैमेज है। अब 10% मुझे बताएं एक्सपोर्टर कहाँ लेके जाए, जो बाग वाला है, जो ग्रोअर है या जो आड़ती है, जिसका ये उसका सारा रोज़गार इस चीज़ पे है, साल का पूरा समझें कि बंदे की मेन इनकम भी यही होती है। हमारे साउथ के अंदर जो ये मैंगो ऑर्चिड्स हैं इन्हीं से होती है। अब टाइमली क्यों नहीं गाइड किया गया, एक गाइडलाइंस क्यों नहीं दी गई, ठीक है सर, इतने सारे डिपार्टमेंट्स मिलके भी ये सारा कुछ क्यों नहीं कर रहे। उसके अलावा एक और चीज़ है, हमारे पास पंजाब के अंदर 2 मेन वैरायटीज़ हैं सर, सिंधड़ी और चौंसा, दोनों ही इफ़ेक्ट हैं। समर बहिश चौंसा भी वो भी अफेक्टेड है, सिंधड़ी भी अफेक्टेड है। वाइट चौंसा जो हमारा है वो उस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट, जिसमें हम यूरोप ले लें, ऑस्ट्रेलिया, उन चीज़ों को इतना वो अट्रैक्ट नहीं करता। वो ईरान के अंदर ज़्यादा चलता है, मिडल ईस्ट में ज़्यादा चलता है। जो हमारी मेन समझें कि मार्केट्स हैं जहाँ पाकिस्तानी मैंगो कंपटीशन करता है जाके, वहाँ मेक्सिको का भी होता है, वहाँ अरब कंट्रीज़ का भी होता है, वहाँ और बहुत सारे मुल्कों का होता है। उनके साथ हमारे पास ये 2 वैरायटी हैं। बीइंग अ ग्रोअर 200 वैरायटी मेरे बाग के अंदर है, काम की सिर्फ 2 है, काम की सिर्फ 2 हैं। जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कुछ जगह है, ये शाख है, यही कह रहे हैं जी, या लोकल मार्केट में सिर्फ ये 2 वैरायटीज? लोकल मार्केट सर डिपेंड करती है कि यहाँ की कंजम्पशन के ऊपर, यहाँ की हमारी कंजम्पशन क्या है। मेन क्रीम हमारी बाहर चली गई, ठीक है जी, यहाँ मंडियाँ, क्वालिटी यहाँ बाहर चला गया, क्वालिटी वाला। अच्छा, इस पे बात करें कि आपने पहले ब्रेक पे जाने से अभी हम ब्रेक पे ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बात कर रहे थे जी जी कि जी कसूर किसका है। जी जी, आपने सिंध के ग्रोअर का कंपैरिजन किया पंजाब के ग्रोअर के साथ, फिर आपने खुद तस्लीम किया कि यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, बोर्ड्स हैं, सब कुछ है, बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी बात को अगर हम देखें सही, तो आप खुद ये तस्लीम नहीं करें कि हमारा जो ग्रोअर है जी जी, वो खुद उतना विजिलेंट नहीं है जितना सिंध का ग्रोअर विजिलेंट है सर। इसी वजह से उनकी पैदावार बेहतर हो रही है। यहाँ मैं आपसे एग्री नहीं करूँगा। हमारा ग्रोअर सर, मैं आपको वही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जिस बात की तरफ जा रहा था, फिर हम चले गए इंटरनेशनल मार्केट की तरफ। जो हमारा ग्रोअर है वो लेस एजुकेटेड है, उसको उस तरह से हमारा जो सेटअप पंजाब के अंदर एडवांस सेटअप उसको एजुकेट नहीं कर रहा। बात कर रहे हैं, आपने कहा कि हमारा ग्रोअर लेस एजुकेटेड है। जी जी, सिंध के ग्रोअर से लेस एजुकेटेड? जी सर, कैसे? ये मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। सिंधड़ी जो है वहाँ इस साल क्रॉप अच्छी है, ठीक है जी, उसमें आप किसी जगह जाके कोई बीमारी नहीं, किसी चीज़ का, हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली पूरे ऑर्चिड्स अरेंज्ड हैं, ठीक है जी। यहाँ हमारी तवज्जो मुझे लगता है कि इन बोर्ड्स के अंदर कुछ चीज़ों में बड़े तजर्बाकार हमारे सीनियर्स हैं, लेकिन इन बोर्ड्स की तवज्जो जाती है 100 एकड़ वाले ज़मींदार पे या इससे अबव वाले पे। जो 5 एकड़ वाला है, 10 एकड़ वाला है, उस तक हम नहीं पहुँच रहे। हमारे पास मैंगो सबसे ज़्यादा है, लेकिन हम में छोटे ग्रोअर तक नहीं जा रहे, हम क्वालिटी को नहीं देख रहे, हम ऑर्चिड्स की मैनेजमेंट को नहीं देख रहे। इन चीज़ों में हम लैग करें, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वो लेस एजुकेटेड है बेचारा, उस तक मालूमात पहुँच ही नहीं रही। आप अगर हम बात करें तारिक साहब, आपका काम है अगरचे जो रिसर्च पे नए जो लोग हैं या पुराने जो ग्रोअर्स हैं उन्हें एक ऑप्शन देने का, या उनको किन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ रहा है
आप उनका हल बताते हैं, ये चीज़ें करते हैं। जी 2 या 3 जनरेशन्स में से आप क्या समझते हैं कि जनूबी पंजाब के ग्रोअर्स इतने विजिलेंट नहीं हैं, या वो सीखना नहीं चाहते, ज़राअत के हवाले से उनकी दिलचस्पी बहुत कम है, वो मालिक ज़रूर हैं लेकिन उतना बाग पे तवज्जो नहीं दे रहे, उसी वजह से कम है, ये वाकई सिर्फ मौसम और ये जो इश्यूज़ हैं वो चैलेंज है उनके लिए बड़ा। अदरवाइज़ जैसे वो बात करें यही आम है, यही सब कुछ है, सिंध का ग्रोअर बेहतर वो कर रहा है, तो मौसम सिंध और पंजाब के मौसम का भी कोई फ़र्क आ रहा है? जी बिल्कुल रिजवानी साहब, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जिनमें ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट भी था, USAID भी था, फंड्स प्रोजेक्ट। तो मुझे सिंध जाने का बहुत ज़्यादा इत्तफाक हुआ पिछले चंद सालों में। तो सिंध का तो बहुत बुरा हाल है रियली। अच्छा, वहाँ का ग्रोअर ठीक है, पर्सनली लेवल पे वो एजुकेटेड होगा, लेकिन मैनेजमेंट के एतबार से उनकी लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैनेजमेंट हमारी पंजाब में बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू सिंध ग्रोअर्स। आप यील्ड क्यों नहीं दे रहे सर? उनको- आप यील्ड क्यों नहीं दे रहे? आप प्रॉपरली जी, बीमारियों मैं को आपको कंट्रोल क्यों नहीं कर पंजाब रहे? की यील्ड भी बता देता हूँ। हमारी ऑन एन एवरेज पंजाब की जो है वो तकरीबन 12 टन जा रही है, सही। ठीक है, वहाँ की 6 टन है, ठीक है, तो बहुत तकरीबन हाफ अभी फर्क है। आदवाद का फ़र्क है। तो वहाँ का ग्रोअर पर्सनली एजुकेटेड ज़रूर होगा, लेकिन मैनेजमेंट के हवाले से उसे अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ का ग्रोअर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैंगो रिसर्च स्टेशन शुजाबाद में बहुत अरसे से मेरा इंटरेक्शन रहा है ग्रोअर्स के साथ, तो मैं यहाँ का ग्रोअर देखता हूँ कि बहुत पढ़ा लिखा और मतलब ही इज़ वेरी Concerned होता है वो अपनी चीज़ों के बारे फुली से। कन्वर्सेंट विद द मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। उसको थर्स्ट है, वो सीखता है। और यकीन करें, जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं तो हमें बहुत तैयारी करके जानी पड़ती है कि मतलब हम कि हो सकता है वो हमसे ज़्यादा फेमिलियर हों, हम उनसे आगे चल के बोलते हैं। अच्छा, इस तो सिंध का जी, और जो और sorry, सिंध का और पंजाब का जो ग्रोअर है या उनका जो बिहेवियर है उस पर हम बात करते हैं, लेकिन हमें छोटी सी एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी मौजू पे गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आम पर और आम की पैदावार में जो जनूबी पंजाब में और सराइकी इलाके में जो कमी हुई है उसके ऊपर बात कर रहे हैं और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर बात करें। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि सिंध के आम के ग्रोअर की परफॉर्मेंस और जनूबी पंजाब के आम की ग्रोअर की परफॉर्मेंस पे। तारिक मलिक साहब, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपने जो तजर्बात किए लोगों को डीलिंग के हवाले से, और आपने अभी बता रहे थे कि आप सिंध का भी आपके पास इंट्रैक्शन जो जिन फार्मर्स के साथ है और जनूबी पंजाब के भी है, आप बात मुकम्मल करें कि आप कह रहे थे, क्या समझाना चाह रहे थे कि क्या फ़र्क है? आप कह रहे थे कि अभी सिंध का ग्रोअर कंसर्न ज़रूर होगा लेकिन वो उतना प्रोग्रेसिव नहीं है, उतना भी उसने रिजल्ट नहीं दिया, यूँ कहना चाहिए मेरा ख्याल। बिल्कुल, इस तरह से इसको मैं यूँ आगे बात को बढ़ाऊँगा कि जिस तरह आप फरमा रहे थे कि क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो ट्रॉपिकल रीजन है, हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन है। जैसे मैंने आपको प्री रिक्विजिट, हमारे यहाँ दोनों एक्सट्रीम वेदर हैं, एक्सट्रीम समर है, एक्सट्रीम विंटर है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक्सट्रीम विंटर जो है, जो लो टेम्परेचर, इट इज़ वेरी कंड्यूसिव फॉर फ्लोर बर्न इंडक्शन। ये हमारे यहाँ एज है, लेकिन बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा फॉग, बहुत ज़्यादा स्मोक, ये हमारे यहाँ अनफेवरेबल रह जाती है, लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो यूँ होता है कि जब उनकी वैरायटीज़ फ्लॉप होने लगती हैं तो उनको एक एज है कि अर्ली जो हार्वेस्टिंग है उनको एज मिल जाता है। यानी अर्ली हार्वेस्टिंग जो है वो फ्लश जो है वो जल्दी मैच्योर हो जाती है, क्योंकि अर्ली हार्वेस्टिंग हो जाती है तो फ्लश एज जो है वो मैक्सिमम हो के उनको अगले साल के लिए वो मैच्योर हो जाती है। तो ये उनको बहुत ज़्यादा एज है। अच्छा, हाँ जी, जो कोई यहाँ जो पंजाब यहाँ नहीं मिलता। हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड टाइम है जिसमें हमें हार्वेस्टिंग के बाद फ्लश एज, मैं आपको बताता चलूँ कि कम से कम 90 दिन चाहिए होते हैं एक फ्लश को बियर करने के लिए फॉर द नेक्स्ट ईयर, कम से कम 90 दिन। लेकिन समर बेस्ड चौसा इस पे भी राज़ी नहीं होता। हो सकता है उसकी कुछ फ्लैशेस जो हैं वो कुछ ज़्यादा दिन चाहिए होते हैं। कि मैं आपको मिनिमम बात कर रहा हूँ, मिनिमम जो है हमें 90 दिन चाहिए, तो वो फ्लैश फॉर द नेक्स्ट ईयर मैच्योर हो जाती है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि हार्वेस्टिंग होती है अप टू अगस्त तक, उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम होता है, फिर पौधा जो है डॉर्मेंसी में चला जाता है, खाबिदगी में, तो इस वजह से ये थोड़ा टाइम मिलता है उसको फ्लश मैच्योर होने में। उनके यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है।
गिलानी साहब जी, तारिक साहब ने एक अच्छा पॉइंट ऑफ जी, व्यू अपना जी, दिया, जी, अपना जी, तजुर्बात जी, शेयर किए हैं। जी जी आप कह रहे हैं कि सिंध का ग्रोअर तवज्जो देता है तवज्जो देता है। और हमारे जो पंजाब के ग्रोअर को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं या शायद वो दिलचस्पी भी नहीं लेता। अगर लेता होता तो आप खुद भी ग्रोअर हैं सही। तो आप ये शिकायत ना कर रहे होते। सर बात हम सब कुछ खान साहब की बात से मैं एग्री कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें ये बताएं कि ये रिसर्च बोर्ड ये जो मैंगो के ऊपर एसोसिएशंस हैं, बोर्ड्स हैं, मीटिंग्स हैं, सेमिनार्स हैं, हमने अपनी वैरायटीज़ को कितना बेहतर किया है। 200 वैरायटीज़ के अंदर 2 हमारे इस काबिल हैं जो एक्सपोर्ट हो सके। जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स में जा रहे हैं वहाँ हम कंपटीशन नहीं कर रहे। सर एक बच्चा जो है वो पेपर देते, जब उसका रिज़ल्ट आता है तब हम उसको जज करते हैं, हाँ भाई आप खेले कूदे हो या आपने पढ़े भी हो, कोई रिज़ल्ट दिए। अब है पंजाब के अंदर रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट ये है कि सिंध से हम तकरीबन 70% डाउन जा रहे हैं पैदावार में डाउन जा। अब ये देखें कि 25 तारिक साहब ने तो कैटेगरी के लिए आपको कहा कि फी एक सर पैदावार सर मुझे पैदावार उस चीज़ का पता है जो पैदावार मुझे इनकम दे रही है, जिसके मुझे पैसे मिल रहे हैं। मुझे उस पैदावार का पता नहीं है जिसको कीड़ा लग गया है, जिसका इंफॉर्मेशन टाइमली आपने फार्मर को नहीं दी। ये इतना बड़े देखें गवर्नमेंट्स के पैसे लग रहे हैं, फंड्स लग रहे हैं। हम एक फ्री क्या मिस कर रहे हैं। हाँ जी, वो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जी एक्सटेंशन जी जी या हॉर्टिकल्चर जी जी जो उनके, वो आपको इस सवाल का जवाब ज़्यादा अच्छा अंदाज जी दे जी सकते हैं। जी जी ये क्योंकि रिसर्च के लोग हैं। सही है। ये आप जो वैरायटी है उसके ऊपर क्या आप इनसे रहनुमाई ले सकते हैं या ये इन्होंने अब तक क्या काम किया। आपने बड़ा वैलिड सवाल किया कि इस इंस्टीट्यूट ने फार्मर्स को क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, कि ये अपनी वैरायटीज़ को बेहतर करें या तब्दील करें या इसको डिस्कार्ड कर दें, ये चीज़ें कर दें। तो ये आप सर मैं आपको बताऊं ज़ाती आपने 200 वैरायटीज़ की बात की। जी जी, आपने कहा कि रिजल्ट या बिकती या रेट देती हैं 2 वैरायटीज़, तो आप उन्हीं पे फोकस क्यों नहीं करते? सर उन पे फोकस हम कर रहे हैं। हमें एक टाइमली चीज़ का पता लग जाए कि पंजाब के अंदर चलें, हम जो हमारी 25% सिंधड़ी है अगर हम उसको भी सिक्योर कर लें, उसको भी बोरर और दूसरी चीज़ों से बचा लें, तेले से बचा लें, जो बिल्कुल बारिशें हुई वो हो गया, हमें एक शेड्यूल दिया जाता है। ठीक है सर, मैंने तो अब तंग आके सारे व्हाट्सएप ग्रुप ही छोड़ दिए कि कोई काम की बात है नहीं। काम की बात जो है एक वो मकसद है कि 2 लोग हैं जो आपको गाइड करते हैं सारा कुछ। मैं बजाते खुद आपको बताऊं, मैं इंडिया के यूट्यूब चैनल देखता हूं कि उनकी प्रोग्रेस क्या है, उनकी मैनेजमेंट क्या है, उनके पेस्ट कंट्रोल के स्प्रे वो कितने करते हैं, सारा कुछ। उसके बावजूद ये देखें कि हम वहाँ से गाइडलाइन ले रहे हैं, यहाँ से हमें प्रॉपर वो चीज़ नहीं मिल रही जिससे हम अपनी क्रॉप को किसी हद तक बचा सकें। सर आपके पास जो आपके इंस्टीट्यूट में ज़ाहिर आप तो हुकूमत की गाइडेंस पर भी काम कर रहे होते हैं, जो प्राइवेट फार्मर आपके पास आता है कोई मसला लेकर, जी उसके आम को विज़िट कर दें, उसके आम पे ये इशू आ रहा है, हॉर्टिकल्चर ज़रूर डिपार्टमेंट के लोग ज़रूर उसको देख रहे होंगे, हॉर्टिकल्चर ज़रूर देख रहे होंगे, लेकिन जो आप उन प्लांट्स को अगर आप रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो गाइडलाइन आप दे सकते हैं, क्या उतना हम दे पा रहे हैं इस इलाके में रिसर्च से रिलेटेड इनपुट टू द फार्मर्स? जी रिजवानी साहब, सबसे पहले मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका मैंडेट कि रिसर्च करना है, ठीक है, जो फील्ड इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना है। ये लोग हमें बताते हैं, मैंगो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड इश्यूज़ बताता है, अकॉर्डिंगली हम एक पूरा रिसर्च प्रोग्राम फार्मुलेट करते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किए जाते हैं फील्ड ओरिएंटेड इश्यूज़ पे। जिस तरह बोर्ड हमें कहता है या ग्रोअर्स हमें जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह भाई साहब कह रहे हैं, गिलानी साहब, इस तरह जो भी ये हमें अपना मसला बताएंगे, अगर वो उस पर एक पायलट प्रोजेक्ट चला के उसको में एक सर्वे किया जाता है, वाकई अगर वो एड्रेसेबल इशू है तो हम उसको बाकायदा एक्सपेरिमेंट बनाते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। जी तो सही। लेकिन सब ये बताइएगा कि आप जो बात कर रहे हैं हल किया जाता है, आप अपना इनपुट ये डिपार्टमेंट देता है और अपनी तरफ से कोशिश में भी लगा रहता है कि जी इस फेवरेबल क्या चीज़ है, इनकम किससे डिमांड के मुताबिक किस वैरायटी से आ रही है, उसका जायका क्या है, कलर क्या होना चाहिए, और अब जो कलरिंग है मैंगोज़ में वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई इंटरनेशनली एक्सपोर्ट के हवाले से अट्रैक्ट करने के लिए। तो क्या हमारा जो ग्रोअर है वो तेज़ी से शिफ्ट उसने किया है इस तरफ इंटरनेशनल डिमांड के मुताबिक
एक्सपोर्ट वैरायटीज़ को पुश करने के लिए या जी बिल्कुल, जिस तरह गिलानी साहब फरमा रहे थे कि इनके पास 200 के करीब वैरायटीज़ हैं, हालांकि नहीं सर, मेरे पास नहीं, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ पंजाब ठीक है, के। जनरली। हाँ, हालांकि मेरे ये पास। इसमें जो प्रॉमिसिंग वैरायटीज़ हैं, जो हमारी जनरल कमर्शियल वैरायटीज़ हैं, 12 के करीब हैं, जो जनरली हमारी लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में पसंद की जाती हैं। अब ये जो 200 वैरायटीज़ का रखना, ये भी एक मतलब है ये आप समझ समझते हैं कि ओवरऑल मैंगो की जो 200 वैरायटीज़ जनूबी पंजाब में हैं, जी ठीक है, आपके ख्याल में इतना बड़ी रेंज नहीं नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? देखें, जो लोकल हमारी कंजम्पशन है वो वैरायटीज़ होनी चाहिए, और जो ख़ास तौर पे एक्सपोर्टेबल वैरायटीज़ हैं वो उनका ब्लेंड होना चाहिए, जैसे कि सिंदड़ी है, समरबी चौंसा है, सफ़ेद चौंसा है। आजकल जिस तरह नई वैरायटीज़ की आपने बात की कि इदारा क्या कर रहे हैं, हमने 2 सिलेक्शंस नई दी हैं, चिनाब गोल्ड और जो है उसके बाद अजीम चौंसा, ये 2 नई सिलेक्शंस हैं। ये जो हमारा विंडो गैप आता था सप्लाई विंडो में समरबी चौंसा और सफ़ेद चौंसा के दरमियान, उसको उसने फिल किया अजीम चौंसा ने। तो ये यकीनन ये सिलेक्शंस हैं, हमने फील्ड से ही ली हैं। ये ऑल दीज जितनी भी वैरायटीज़ हैं मैंगो की, ये सिलेक्शंस ही हैं, हम फील्ड से ही लेते हैं। लेकिन इनके ट्रेड्स को स्टडी करना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना, ये इंस्टीट्यूट का काम होता है। फिर हम लोगों को रिकमेंड करते हैं, और ग्रेजुअली हम ये रिकमेंड कर रहे हैं कि इट्स गुड वैरायटी, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, ये एक्सपोर्ट हो रही है। और बाकी आपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, तो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग इसी पे जा रहे हैं, चिनाब गोल्ड पे जा रहे हैं, अजीम चौंसा पे जा रहे हैं, आपने बात करते हैं। लेकिन अगर देखें तो आपने खुद कहा कि समर बहिश्त, सिंदड़ी, और ये हमारे यहाँ जिसको मौसमी चौंसा भी कहते हैं, वाइट चौंसा ऐड कर लें, ठीक है। जी जी, 3 ये जो है, ये चौंसा की जो इकसाम है, लोकल मार्केट में भी इनकी, नेशनल भी? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसमें ये जो आपने जिन लोगों को जो फ़र्क क्या डाला है इसमें, चिनाब में और अजीम में और बाकी चौंसा में क्या फ़र्क है? शेल्फ लाइफ कितनी है उसकी और उसमें कितना फ़र्क है, और उसकी प्रेजेंटेशन में किस हद तक फ़र्क है, और इंटरनेशनली अट्रैक्शन के लिए क्या चीज़ है? जी, समर बी चौंसा जो है हमारा, जो पंजाब में पहले होता था, उसकी शेल्फ लाइफ कम है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी हैं। लेकिन जो अजीम चौंसा है उसमें उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है और इश्यूज़ कम आते हैं। जो मतलब है आप यूँ समझ लें कि सैनिटरी SPS के हवाले से जो इश्यूज़ हैं वो कम आते हैं। सही। तो कितनी शेल्फ लाइफ पहले चौंसा की जो रवायती चौंसा है उसकी, मौसमी, और जो आपने अजीम और चिनाब जो दी हैं वैरायटीज़, इसमें कितनी शेल्फ लाइफ में कितना इजाफा हुआ? जी, इसमें ये डिपेंड करता है कि आपने हार्वेस्टिंग किस अंदाज से की, शेल्फ लाइफ की, उस शेल्फ लाइफ एनहांस करने का ये प्रोटोकॉल होता है कि आपने किस तरह हार्वेस्टिंग की और उसको ट्रीटमेंट किस तरह दिया। आइदर यू आर ट्रीटिंग विद हॉट वाटर ट्रीटमेंट और वेपर हीट ट्रीटमेंट या इरेडिएशन से कर रहे हैं, तो उसकी एक जो है वो शेल्फ लाइफ उसी तरह बढ़ जाती है। लेकिन जनरली इन कंपैरिजन टू समर बेच चौंसा, अगर दोनों का कंपैरिजन किया तो तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ता जो है उसकी वो है इजाफा। इसका फ़ायदा आपको हो रहा है अजीम, ये चिनाब और ये जो वैरायटीज़ हैं? बिल्कुल, मैं खान साहब की बात से मुत्तफिक हूँ सर। ये 2 वैरायटीज़ अच्छी वैरायटीज़ हैं बिल्कुल। सिंदड़ी जो अब हम इसको न्यू सिंदड़ी बोलते थे, लेकिन अब प्रॉपर ना इसको नाम दे दिया गया है चिनाब गोल्ड का। पहले हम से रजिस्ट्रेशन में भी जा रहे हैं। हाँ जी, इसमें जा रहा है। पहले हम इसको न्यू सिंदड़ी बोला करते थे सर। और इसके अंदर बिल्कुल बहुत अच्छी वैरायटी है, साइज़ में बहुत अच्छी है। इसका समझें कि ब्रिक्स लेवल बहुत अच्छा है। एक ये शेक्स के लिए लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ईरान के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर। अभी इसकी प्रोडक्शन का इशू है कि अभी इस तरह से ये आम नहीं हुई जिस तरह से बाकी वैरायटीज़ हैं। इसी तरह ये जो अजीम चौंसा है, इसको हम रट्टे वाला, इसी तरह है ना सर? जी, रट्टे वाला जी बिल्कुल जी, रट्टे वाला इसको हम कहते थे। अभी भी अब ये भी उस तरह से नहीं प्रोडक्शन में आया कि इसको हम समझें कि एक मैसिव लेवल पे इसको लॉन्च कर सकें और इनके कंटेनर्स मिडल ईस्ट जाना शुरू हो जाए। कितने % शेयर है इन 2 वैरायटीज़ का अभी तक प्रोडक्शन में ओवरऑल सर? अभी मैं आपको एक्सपोर्ट के हवाले से कहूँ तो इन 2 वैरायटीज़ की एक्सपोर्ट, चिनाब गोल्ड 2 to 3% बहुत मुश्किल से, और जो अजीम चौंसा है वो अच्छा है, वो बाय एयर मार्केट में वो बहुत अच्छा है। प्लांटेशन अभी कम है, उसकी प्लांटेशन अभी कम है। ऐसे लोग जा रहे हैं। इसमें बात जारी रखते हैं, फिर एक दफ़ा हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं आम पर, आम की प्रोडक्शन के अलावा जो एक्सपोर्ट के इश्यूज़ हैं, और ख़ास तौर पे
ऐसी वैरायटीज़ जिनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए या किया जा सकता है, उस पर काम कहाँ तक पहुँचा है? ग्रोअर्स क्या देख रहे हैं? और प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, मेरा बार बार नाम जहन में आ जाता है, हालांकि ये मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसको में का जो रोल है वो क्या है और किस हद तक सपोर्ट है की है उसने इस इलाके के ग्रोअर्स को। गिलानी साहब आप बात कर रहे थे जी जी कि अभी बहुत कम है इन दो वैरायटीज़ जो एक्सपोर्टेबल भी हैं, जी, जिनकी जी। शेल्फ लाइफ ज़्यादा है। और जो आपको एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा शेल्फ लाइफ चाहिए होता है, ट्रैवल टाइम, ताकि आपका वो है। तो आप क्या समझते हैं कि इन वैरायटीज़ को ग्रोअर जी जी आप लोग किस हद तक अडॉप्ट करें, कितनी तेज़ी सर, से करें और being कितना अच्छा a- लगेगा जी, इसको जी, मैक्सिमम शेयर लेने में? जी, बीइंग अ ग्रोअर सर, हमें वो वैरायटी चाहिए जो प्रॉफिटेबल हो, जो हमें अच्छे पैसे दे, हमें वो वैरायटी चाहिए। अभी फ़िलहाल जैसे जैसे तो आप 200 वैरायटीज़ की बात कर रहे थे, तो अब आप उस बात पे आ गए हैं जी कि हमें वो वैरायटी चाहिए। नहीं, मैं नहीं जिसकी आप production- सर, आप बात ट्विस्ट हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल जो वैरायटीज़ हैं पंजाब के अंदर, साउथ पंजाब के अंदर, वो 200 हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकती होंगी। हैं, ठीक है सर। होंगी। लेकिन जो प्रॉफिटेबल हैं वो वैरायटीज़ 2 से 3 हैं। अच्छा जी, वो 200 वैरायटीज़ हैं, इसके जी। ऊपर फिर बात कर लेना, जी। इतना बड़ा क्लेम है। जी जी लेकिन कभी उनमें से कितनी वैरायटीज़ ऐसी हैं जी जी जो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा हो कि हाँ दीज आर गुड वैरायटीज़ फॉर प्रोडक्शन लेवल, उसका क्वालिटी और वो जी। बहुत अच्छा हो। ये कुछ वैरायटीज़ तो खुद सर, कल में अब- लगा कर अब कुछ मैंगो ग्रोअर्स ये- ने खुद भी तो ऐड कर लिए ये हैं, हमें- ये उन्हें एक वैरायटी का नाम दे दिया है, हमें खुद से कर दिया है। देखिए, किसी अब ने ये हमारे जो ऑर्चिड्स हैं, खान साहब को भी पता है, पंजाब के साउथ पंजाब में भी जितने ये इनहेरिटेड हैं, ये दादा की, वालिद साहब की, उनकी लगी हुई वैरायटी मतलब एक नस्ल लगाती है, दूसरी खाती दूसरी है। खाती है, ठीक है सर। ये बड़ा ही लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है जी। काला चौंसा एक टाइम पे वो बहुत अच्छे पैसे देता होगा, वो मार्केट के अंदर अच्छा बिकता होगा, लेकिन अब उसकी वो बात नहीं। लेकिन इस साल मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ जो मैंगो का हाल है वो सर, समझें कि वो ब्लैक गोल्ड है, ब्लैक चौंसा जो है, ठीक है जी। उसकी इस साल खान साहब, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही करें, तारिक मलिक साहब। सॉरी तारिक मलिक साहब, सही करें कि उसकी इस साल भी उसकी प्रोडक्शन भी कम है, काफ़ी हद तक उसकी भी कम है। और वाइट चौंसा जो है वो 75% है, वो अच्छा है। और वो एक्सपोर्टर्स जो हैं, अब मैं आपको बताऊं, बीइंग एक्सपोर्टर्स, जो हम एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं, हमने बेल्ट सेलेक्ट की होती हैं, और ये मेरी कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मेरी प्रिडिक्शन है कि एक 40-50 किलोमीटर की बेल्ट है, उसके अंदर से तकरीबन हम जो एक्सपोर्टर्स हैं एक दूसरे से जब हम मिलते हैं तो देखते हैं कि जो हम गाड़ियों का स्केल वहाँ लगाते हैं, वहाँ से बाय सी का और बाय रोड ईरान का, तो एक बेल्ट के अंदर से तकरीबन आप ये समझें कि 70 to 80 करोड़ की ख़रीदारी होती है, ठीक है जी। इस साल वो नहीं हो सकी क्योंकि सिंदड़ी और उसके बाद अब सब ने अपने खाली कॉटन 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 रखा हुआ है। अब सारे वेट कर रहे हैं कि वाइट चौंसा जैसे ही वो स्टार्ट होता है, मैच्योर होता है, हम उसको स्टार्ट करें। लेकिन सर, इससे आने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा एक्सपोर्ट कि क्या इश्यूज हैं इस दफ़ा जी, जो जी। आपके पास आ रहे हैं? एक्सपोर्ट के सर, एक तो मार्केट स्ट्रेस में है, इंटरनेशनल मार्केट, ड्यू टू कोविड। और इस साल जो पिछले साल के जो टारगेट्स थे, तकरीबन 1,30,000 टन मैंगो एक्सपोर्ट हुआ, 90 मिलियन के करीब जो है सर वो पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमाया, ठीक है सर। इस साल का जो टारगेट है वो तकरीबन 80,000 जो है टन वो रखा गया था। लेकिन क्योंकि अब जो कुछ हमने सिंध में किया उसमें ये था कि बिल्कुल अर्ली स्टार्ट था, लोग कंफ्यूज थे, एक्सपोर्टर कंफ्यूज था कि भाई मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता। वो तो चलें, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा स्टार्ट हो गया, काफ़ी डेस्टिनेशंस पे अच्छा स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद फिर ईरान बंद रहा। अब ईरान के, मैं उन लोगों की बात अपने एक्सपोर्टर जो इससे मुतासिर हुए उनकी ज़रूर करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट लेवल पे इदारों की कोऑर्डिनेशन नहीं थी। अपनी बॉर्डर के ऊपर मसाइल हुए, ईरान के अंदर लोगों का करोड़ों रुपए का माल जो है ना सर वो जल गया। अब उसके अंदर पड़े ज़ाया हो गया, ठीक है सर। मकसद ये कि बस ये है कि उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं थी। फिर उसमें कोई हुकूमती नुमाइंदा, ये फिर बेचारे सारे भागे, कराची के वही साहब हैं, वो ये सारे मामलात एक्सपोर्टर्स वगैरह के वो अक्सर हुकूमती ऐवानों तक, हाँ जी एक्सपोर्ट, हाँ जी उनके चेयरमैन है, वो पहुंचाते हैं। वो बेचारे वहाँ से भाग गए, वो 2-4 एक्सपोर्टर्स को ले गए, रज़ाक दाऊद साहब से मिले, तो फिर मामला ये जाके हल हुआ। तो अब ईरान
स्मूथ खुल है, गया है, खुल अफगानिस्तान गया। जा रहा है। हाँ जी, वहाँ अफगानिस्तान भी जा रहा है और ईरान भी। ईरान जहाँ लोगों का नुकसान ज़्यादा हुआ है, ठीक है सर, इसकी प्लानिंग नहीं थी क्योंकि कोविड की वजह से कोई पता नहीं था कि भाई क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन अब इस तरह से यूरोप जो है उसके अंदर मामला जो हैं आहिस्ता आहिस्ता, एयरलाइंस जो हैं उनके फ्रेट्स 3 टाइम हाई हैं। तो वो टारगेट हम 80,000 का में भी अचीव ना कर सकें क्योंकि एक तो स्टार्ट के अंदर थोड़े फाउल हो गए। अब जो है अब ये है कि एयरलाइंस बाय एयर और बाय सी, फिर नीचे प्रोडक्शन जो है वो सामने सिंधड़ी की कम है 64 के अंदर। अब देखते हैं उसमें क्या होता है। भाई साहब, आप क्या समझते हैं कि जो एक्सपोर्ट के लिए जो वैराइटीज़ मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट समझता है कि ये वैराइटीज़ वाकई ऐसी हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बाकी वैराइटीज़ की निस्बत ज़्यादा है और ये यूरोप जा सकता है, जो इधर जा सकता है, अमेरिका जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया जा सकता है, तो वो और हैं जो आपके बिल्कुल नज़दीक हैं जैसे यूएई है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है या सऊदी अरब है, वो ज़ाहिर है और आपकी चीज़ें हैं, पाकिस्तान की कम्युनिटी भी ज़्यादा है। लेकिन असल चीज़ ये है कि ऐसी कौन सी वैराइटीज़ हों जो पाकिस्तानियों के अलावा भी दुनिया के लिए खाने के लिए उसके लिए एक अच्छा जायका रखती हूँ, ये इंपॉर्टेंस हो, वो कैसे और कब आप समझते हैं कि आप इस पोजीशन में होंगे? जी, इसमें ये मैं ख़ास तौर पे ये पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। जिस तरह हमारे पास एक वैरायटी गो, ये एग्जॉटिक वैरायटी है, जैसे टॉमी एटकन है, सेंसेशन है, लाल बादशाह जिसे कहते हैं, गो ये फ्लोरिडा की वैराइटीज़ हैं। अगर इसकी प्लांटेशन यहाँ बढ़ा दी जाए और ग्रोअर्स इसको कल्टीवेट करना शुरू कर दें तो यकीनन ये वैरायटीज़ भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी उन्हीं की चीज़ हम उन्हीं को देंगे। यहाँ अच्छी प्लांटेशन करके उनकी अच्छी क्वालिटी मैंगोस पैदा करके उनको रिक्वायर्ड जो उनका प्रोटोकॉल मीट करते हुए हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अपनी वैरायटी इंडिजिनस जो वैरायटी है उसके अपार्ट फ्रॉम द इंडिजिनस जो वैरायटी उनका अट्रैक्ट कर सकें, हाँ जो बिल्कुल उनका मिजाज जिस तरह आप बात कर रहे थे कलर की, टॉमी एटकन का बहुत अच्छा कलर है, उस पर ब्लश आता है और इसी तरह सेंसेशन का बहुत अच्छा कलर है, उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है सर। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है। हम प्रैक्टिकल बात करें, मरहूम फरीद खान खाकवानी साहब, वो सेंसेशन, ये सारे कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी किए, उन्होंने एक्सपोर्ट भी की, वो अपनी सारी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों में लगे रहे, ठीक है सर। हमें बेसिकली क्या देखना है, हमें ये देखना है कि इंटरनेशनल मार्केट्स की डिमांड्स क्या है। हमने आगे जो हमारे कंपेटिटर कंट्रीज़ हैं जहाँ से मैंगो आ रहा है, उनकी और हमारी वैरायटीज़ के अंदर क्या फ़र्क है कि हमारा एक ही स्टोर है, वहाँ हमारा अगर $2 फॉर एग्जांपल $2 पर केजी है तो उनका 4 है, फिर अंदर कुछ और हैं जिनका $8 पर केजी है, तो हम 2 पे क्यों हैं? क्योंकि हम पीछे रह गए हैं रिसर्च के अंदर। हमने अपनी वैरायटीज़ को उस तरह से मॉडिफाई नहीं किया जिस तरह। बात करूँ जी जी, आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी जी, ऐसा क्या हो रहा है कि जो पूरी दुनिया मांगती है जी जी, कि ये क्वालिटी का आम हमारे मुल्क के अंदर पहुंचेगा तो हम लेंगे जी, लेकिन माज़रत के साथ शिकायत इस दफ़ा आ रही हैं ये वाली कि आम की बाग से डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, जी जी, उसे चेक नहीं किया जा रहा, जी जी, उसकी क्वालिटी का नहीं हो रहा। जैसे आप ईरान की बड़ी आप बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान जी फिर तो शायद उतना सख्ती नहीं हो रही, जी, जी। ईरान यूएई में वगैरह में सख्ती है जी, कि आपको हॉट वेदर करना है, चीज़ें सर्टिफिकेट जी। लेना है। सिर्फ कहते हैं सर्टिफिकेट ले लिया जाता है उसके हवाले से, उसकी ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग के हवाले से, लेकिन अमलन रॉ जा रहा है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ का क्वालिटी डिपार्टमेंट सर मैं आपको बताऊं, इसको आप कैसे, इन शिकायत को आप कैसे दूर करें? मैं आपको बताऊं, बेसिकली अगर ये देखें ना कि वो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ईरान मैं इस साल नहीं कर रहा, मैं बजाते खुद नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक्सपोर्टर्स की बात मैं आपको ओवरऑल अपना व्यू जो है इसमें दे देता हूँ। इसमें डीपीपी को रगड़ा जा रहा है बहुत बुरी तरह से, लेकिन इसके अंदर बात कुछ और है। डीपीपी को क्यों रगड़ा जा रहा है? अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरी पहली कंसाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया गई, ऑस्ट्रेलिया कंसाइनमेंट गई तो एयरलाइन पहली बिल्कुल, बाकी तो कोई कर ही नहीं रहा था स्टार्ट, पता नहीं क्या बनता है क्या नहीं बनता, चलें हमने अल्लाह का नाम लेके भेज। अब क्या हुआ, एयरलाइन जो है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट वो यहीं भूल गई पाकिस्तान के अंदर, और मेरे ख्याल में यहाँ भी नहीं भूली, रास्ते में उन्होंने कहीं दुबई वगैरह ट्रांजिट में गुम कर दिया। हमने अप्रोच किया डीपीपी को, डीपीपी को कहा जी अब फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट हमारा वहाँ नहीं गया, हमारी कंसाइनमेंट रुक सकती है वहाँ, आप इसमें हमारी हेल्प करें। उन्होंने कॉन्सुलेट जनरल जो हैं अपना मोहम्मद अशरफ साहब कैमरा में, वहाँ पाकिस्तान के जो, अब ये भी आपको सर क्लियर करूँ,
कि जिन कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ एम्बेसीज के अंदर पाकिस्तान की जो ट्रेड डेस्क हैं वो भी बहुत कमर्शियल अटैचीज जो हैं चीज़ें हाँ वो जी कर हाँ रहे जी, हैं। वो बहुत हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें किसी भी किस्म का मसला हो सही। वो हमारे साथ ताउन करें। अब डीपीपी वाले रात के 10-11 बजे, ठीक है सर, वो बेचारे उठे, उन्होंने हर चीज़ को देखिए, लाइन माज़रत के में साथ ये किया, शिकायत है, ठीक है जी। ये शिकायत है आपने, अब मैं आपका आपकी experience- तरफ हाँ, आपकी जी, जी, आपकी बिल्कुल। आपके सवाल की बिल्कुल, तरफ मुख्तसर आ रहा आखिरी, हूं। हाँ जी, बिल्कुल, मैं हाँ, इसको खत्म एंड हो कर गया रहा हूँ। अब उसके अंदर ये है जी, कराची से कोई फाइटो जो हैं वो बिक रहे हैं, हमारे नहीं बिक रहे। भाई प्रोसेस तो आप भी नहीं करते, अगर प्रोसेस वो नहीं करते प्लांट के अंदर तो प्रोसेस तो आप भी नहीं करते। आप भी चाहते हैं कि उनका बिकना बंद हो जाए, हमारा बिकना स्टार्ट हो जाए। ये चीज़ अगर इसको आपने सब पे लागू करना है तो इसको देखिए, बात तो अव्वल उनका बिक रहा है या नहीं बिक रहा, उनका प्लांट का सर्टिफिकेट जा रहा है या नहीं जा रहा, लेकिन असल बात तो ये पिछले है, साल यहाँ से मुल्क की बिकते रहे। मुल्क की रेपो जी जी तो स्टेक पे है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए अब हम जो है प्रॉपर एसओपीज के साथ यूरोप कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, ठीक है सर, जहां जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं, हम पूरे उसको कर पूरे रहे कर हैं, रहे हैं। ठीक है जी। अब जिनकी फैसिलिटीज जो हैं उनसे सर्टिफिकेट जा रहे हैं और जी। वो प्रोटोकॉल्स पूरे नहीं कर रहे, तो ये तो ज्यादती है, नहीं होना चाहिए। रियाज़त Agree जानी हूँ। साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। Thank you so तारिक much. मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपने एक पूरा सिनेरियो डिस्कस किया कि क्या होना चाहिए। नाज़रीन, अहम बात यह है कि जो भी पंजाब से इस दफ़ा बहरहाल आम की पैदावार कम है, और एक्सपोर्ट भी कोविड की वजह से और कम पैदावार की वजह से, और जो सख्तियाँ थोड़ी हैं आई हैं उनकी वजह से भी कम हो सकती है। और लेकिन ये बात भी यकीनी है कि इस दफ़ा आम थोड़ा सा महंगा है आम पब्लिक के लिए भी। इस लोकल मार्केट में भी कुछ काश्तकार तो खुश हैं जिनका आम बच गया है, और कुछ काश्तकार बहरहाल सदमे से बाहर नहीं निकल रहे जिनका आम इस नामवाफिक मौसम की जद में आया है। नाज़रीन, के साथ ही अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।